वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं पॉन। नहीं, दोबारा सुनिए, पॉन। दोस्तों, आज की मूवी काफी इमोशनल होने वाली है, जिसे सुनकर शायद आपके आंखों में आंसू आ जाए। तो मूवी की शुरुआत में जेनी नाम की एक लड़की को दिखाते हैं, जो चाइना और कोरिया के बीच होने वाली मीटिंग्स में ट्रांसलेटर का काम करती है। और जैसे ही जेनी का काम खत्म होता है, उसे एक कॉल आता है, जहां दूसरी ओर से टॉम नाम का एक आदमी उससे कहता है, हमें वो इंसान मिल गया है जिसकी हमें 10 सालों से तलाश थी। ये सुनकर जेनी एकदम से खुश और हैरान भी होती है और जल्दी से वहां से निकल जाती है। अब मूवी मुड़ती है 10 साल पहले के समय पर, जहां हम दो आदमियों को देखते हैं, जिनमें डेविड और उसका असिस्टेंट टॉम शामिल होते हैं। वो दोनों लोन कंपनी में काम करते हैं, जहां का रिकवरी एजेंट डेविड है, और जिससे भी डेविड को पैसे वसूल करने होते हैं, वो टॉम के साथ उसके पास जाता है ताकि उनसे पैसे रिकवर कर पाए। और अभी भी वो दोनों मिंजा नाम की एक महिला से उसके पैसे लेने आए होते हैं, जिसके ऊपर करीब $700 का कर्ज है। उसने पिछले 2 महीनों से ईएमआई तक नहीं भरी है, इसलिए ये दोनों मिंजा को ढूंढ रहे होते हैं। तभी सामने से उन्हें मिंजा आती हुई दिखाई देती है, जिसके साथ उसकी बेटी भी है, जो कोई और नहीं बल्कि जेनी होती है। अब डेविड और टॉम मिंजा के पास आकर उसे नोटिस दिखाते हुए कहते हैं कि देखो, तुम्हारा इंटरेस्ट काफी बढ़ता हुआ जा रहा है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। इस पर मिंजा कहती है कि हाल ही में मेरे पति की मौत हुई है और अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इंटरेस्ट चुका पाऊं। मुझे बस 1 महीने की मोहलत दे दो, अगले महीने में पूरे 3 महीने का इंटरेस्ट चुका दूंगी। लेकिन डेविड सुनने को तैयार नहीं था। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अपनी कोई कीमती चीज हमारे पास गिरवी रख लो। पर मिंजा के पास तो गिरवी रखने के लिए भी कोई चीज नहीं थी। ये देखकर डेविड गुस्से में जेनी को उठाकर अपने साथ लेके जाने लग जाता है और मिंजा से कहता है कि कल $700 लेकर आना और जेनी को छुड़ा कर लेकर जाना। मिंजा जेनी को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन डेविड टॉम के साथ जेनी को लेकर चला जाता है। अब रास्ते में डेविड जेनी से कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जरा भी परेशान नहीं करूंगा, बल्कि जब तक तुम्हारी माँ पैसे लेकर वापस नहीं आती, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसके बाद वो उसे अपने घर ले जाकर एक अच्छा सा कमरा भी देता है। इधर मिंजा को दिखाते हैं बेचारी पैसे जुटाने का बंदोबस्त कर रही होती है, जहाँ वो उस गैरेज में जाती है जिसमें उसका पति काम किया करता था। वो गैरेज के मालिक से कहती है कि मालिक, मेरे पति का जो भी पैसा आपके पास है वो मुझे चाहिए प्लीज, क्योंकि अभी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, नहीं तो मेरी बेटी के साथ पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। गैराज का मालिक कहता है, मैंने सारे पैसे तुम्हारे पति को दे दिए थे और पैसों को लेकर वो किसी दूसरी लड़की के साथ भाग गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर मिंजा को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसका पति मरा नहीं था, बल्कि उसे और जेनी को अकेला छोड़कर वो किसी दूसरी लड़की के साथ भाग गया था, जिस बारे में वैसे मिंजा को भी पता था। मिंजा अपनी मजबूरी बताकर मालिक से कुछ पैसे उधार ले लेती है ताकि वो अपनी बेटी को बचा पाए। लेकिन मालिक कहता है, मुझे परेशान मत करो, मैं जानता हूँ तुम चाइना से भागकर यहाँ पर आए हो और गलत तरीके से यहाँ पर रह रही हो, अगर दोबारा परेशान किया तो पुलिस को बता दूंगा। इतना कहकर मिंजा वहां से चली जाती है। अब मिंजा अपने अंकल को फोन कर उनसे पैसों की मदद मांगती है, जिस पर उसके अंकल पैसे देने को तो तैयार हो जाते हैं, पर तभी वहां पुलिस आकर मिंजा को पकड़ लेती है, क्योंकि गैराज के मालिक ने पुलिस से इसकी शिकायत कर दी थी कि मिंजा गलत तरीके से यहाँ पर रह रही है। अगले सीन में डेविड जेनी को मिंजा के पास लेकर जा रहा होता है, क्योंकि वो पैसे लेकर अभी तक नहीं आई है। इसलिए डेविड खुद उससे पूछना चाहता है कि तुम्हें अपनी बेटी वापस चाहिए भी या फिर नहीं। लेकिन तभी मौका देखकर जेनी गाड़ी से निकलकर भाग जाती है। डेविड और टॉम उसको ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। इधर जेनी अपने घर आती है, जहां उसे उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं देती। ये देखकर बेचारी उदास हो जाती है कि मेरी माँ कहाँ चली गई। अगले दिन डेविड को पता चलता है कि मिंजा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में है, इसलिए वो तुरंत उससे मिलने जाता है, लेकिन वहां उसे सिर्फ मिंजा दिखाई देती है, जेनी तो वहां भी नहीं होती। अब ये देखकर डेविड घबरा जाता है कि आखिर जेनी चली कहाँ गई। मिंजा जब जेनी के बारे में पूछती है तो वो झूठ कह देता है कि जेनी घर पर है। ये सुनकर मिंजा अपने अंकल का फोन नंबर डेविड को देते हुए कहती है, ये तुम्हें पैसे दे देंगे और पैसे मिलने के बाद मेरी बेटी को इनके हवाले कर देना, वो उसे संभाल लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शायद मैं अपनी बेटी को अब दोबारा मिल पाऊंगी। साथ ही वो डेविड को जेनी की कुछ चीजें भी दे देती है ताकि वो जेनी को दे पाए। अगले सीन में जेनी अकेले ही अपनी माँ को ढूंढने निकल जाती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। तब डेविड जेनी को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है, और जैसे ही जेनी उसको देखती है, सबसे पहला सवाल वो अपनी माँ के बारे में करती है कि आखिर मेरी माँ कहाँ पर है। डेविड इससे भी झूठ कहता है कि तुम्हारी माँ वापस चाइना चली गई और अब तुमसे कभी मिलने नहीं आएगी, आगे से तुम्हारा ख्याल तुम्हारी माँ के अंकल रखेंगे, जो कुछ दिनों में तुम्हें लेने आने वाले हैं। ये सुनकर बेचारी जेनी एकदम उदास हो जाती है। उसे ऐसा रोता हुआ देखकर डेविड की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसीलिए वो उसे अपने घर लेकर आता है और उसके साथ थोड़ा समय बिताता है। इतना ही नहीं, वो जेनी के मन बहलाने के लिए उसको मॉल वगैरह भी घुमा कर लेकर आता है, उसे अच्छे कपड़े दिलवाता है, जिस चीज से जेनी को भी काफी अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वो एक पिता की तरह उसका ख्याल रख रहा था। साथ ही जेनी भी डेविड को पिता की तरह देखना शुरू कर देती है और इस चीज से डेविड को भी बहुत अच्छा महसूस होता है। अगले दिन वो अंकल जेनी को लेने आए होते हैं,
लेकिन जैनी का अब डेविड के साथ मन लग गया था। वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए डेविड उसको एक सीडी प्लेयर दिलाता है जिसमें वो अपने फेवरेट गाने सुनेगी, क्योंकि उसे गाने सुनने का बहुत शौक है। ये देखकर जैनी डेविड को गले लगा लेती है, जिससे डेविड को ऐसा लगता है मानो उसकी बेटी ने उसको गले लगाया हो। तभी वहां पर वो अंकल भी आ जाते हैं, पर जैनी उन्हें पहचानने से इनकार कर देती है, जिस पर तो डेविड भी हैरान रह जाता है। पर अंकल ये कहते हैं कि काफी दिनों के बाद मिलने की वजह से शायद जैनी मुझे पहचान नहीं रही। जिसके बाद वो डेविड को मिंजा के सारे पैसे देकर जैनी को साथ लेकर जाते हैं, जिसे जाते हुए देखकर डेविड सच में काफी उदास हो जाता है। अब जैनी के जाने के बाद डेविड का किसी भी चीज में मन नहीं लगता। 2 दिन में ही वो जैनी के साथ इतना घुल मिल गया था कि मानो दोनों में पिता और बेटी का रिश्ता हो। अब ये देखकर टॉम भी समझ जाता है कि डेविड जैनी को याद कर रहा है, इसलिए वो उसे जैनी को फोन लगाने को कहता है। और जब डेविड उसे फोन लगाता है तो कोई जवाब नहीं मिलता। ऐसे ही काफी दिन गुजर चुके होते हैं, लेकिन जैनी की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर उसकी टेंशनें बढ़ जाती हैं कि आखिर जैनी किस हाल में होगी, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसे फिर शक हो जाता है, क्योंकि जब भी वो उस अंकल से बात करता है तो वो हमेशा बात को घुमाने की कोशिश करते रहते हैं। वहीं वो अंकल जो लड़कियों को बेचने का काम करता है, उसने जैनी को बेच दिया होता है, और इस बात से बेचारा डेविड अनजान था। लेकिन अब जैनी से बात किए बगैर उससे रहा नहीं जा रहा था, इसलिए वो उस अंकल के नंबर को ट्रेस करके उसकी लोकेशन निकाल लेता है, तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और उसे मारते हुए जैनी के बारे में पूछता है। तब अंकल उसको सारी बात बताता है कि मैंने जैनी को किसी एजेंट के हाथ बेच दिया, जिसके बारे में मैं खुद भी नहीं जानता कि जैनी को वो कहाँ लेकर गया है। अब ये सुनकर तो डेविड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर जैनी कहाँ किस हाल में होगी बेचारी। दूसरी ओर जैनी एक क्लब के अंदर होती है जिसे यहाँ लाकर बेच दिया गया है। वहाँ के लोग उससे जबरदस्ती काम करवा रहे होते हैं, और जब काम के दौरान उसे चोटें लगती हैं तब उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय उस पर नेल पॉलिश लगा दी जाती है। जैनी को और ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है, इसलिए एक दिन रात को वो मौका देखकर डेविड को फोन लगाकर उससे अपनी हालत के बारे में बताती है। ये सुनकर डेविड भी एकदम घबरा जाता है और उससे क्लब का एड्रेस लेकर तुरंत वहां पहुंचता है। जैसे उसकी नजर जैनी पर पड़ती है, दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। ये सीन सच में दोस्तों काफी ज्यादा इमोशनल होता है, जहाँ दोनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। अब डेविड के अंदर इतना गुस्सा होता है कि वो क्लब के मालिक को ही मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो जैसे तैसे अपने आप को शांत करके उस मालिक से कहता है, देखो जैनी को तुमने जितने पैसों में खरीदा मैं वो सब तुम्हें लौटा दूंगा, प्लीज जैनी को यहाँ से जाने दो। इतना कहकर वो जैनी को अपने साथ लेकर जाता है और अगले ही दिन अपनी गाड़ी बेचकर सारा पैसा उस क्लब के मालिक के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। जिसके बाद वो जैनी का स्कूल में एडमिशन करवाता है, लेकिन टीचर कहते हैं कि जैनी चाइना से है, इसलिए हम इसका एडमिशन नहीं कर सकते, पर हाँ अगर कोई कोरियन उसे गोद ले ले तब जैनी कोरियन हो जाएगी, उसके बाद उसका एडमिशन हो जाएगा। इसलिए डेविड जैनी के भविष्य के लिए उसे गोद ले लेता है, जो अब से डेविड की बेटी कहलाएगी। और इस चीज से जैनी भी काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो डेविड को पहले ही पिता मानने लगी थी। और ऐसे ही करते हुए दिन गुजर जाते हैं, जहाँ जैनी थोड़ी बड़ी हो चुकी है, वो हर एग्जाम में टॉप कर जाती है। डेविड की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि उसकी बेटी दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट लड़की बन रही है। अब अगले सीन में डेविड को पता चलता है कि मिंजा की हालत काफी ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है वो कभी भी मर सकती है, इसलिए उसकी आखिरी इच्छा जैनी से मिलने की है। ये सुनकर डेविड और जैनी दोनों उदास हो जाते हैं, जिसके बाद डेविड तुरंत जैनी को मिंजा के पास लेकर आता है, जो कि चाइना में रह रही होती है। अपनी बेटी को इतना बड़ा देखकर मिंजा की आंखों से आंसू निकल आते हैं और जैनी भी अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोती है। जिसके बाद मिंजा डेविड के चरणों में गिरकर उसका धन्यवाद करती है कि उसने उसकी बेटी का इतना ख्याल रखा, और अब वो खुश है कि उसकी बेटी एक अच्छे इंसान के साथ रह रही है। साथ ही वो डेविड से कहती है, हो सके तो जैनी को उसके पिता से मिलवा देना, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि वो अपनी बेटी को किस हालत में छोड़कर गए थे और आज वो कहाँ पहुंच चुकी है। ये सुनकर डेविड हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि जैनी के पिता इस दुनिया में है ही नहीं, वो खुद को उसका पिता मानने लगा था। फिर वो मिंजा के सामने कह देता है कि मैं जैनी को जरूर उसके पिता से मिलवाऊंगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी डर भी रहा होता है कि कहीं जैनी अपने पिता से मिलकर उनके साथ ही रहने न लग जाए और मुझे छोड़कर न चली जाए, क्योंकि वो जैनी को अपनी बेटी से बढ़कर मानता है। अब डेविड जैनी के असली पिता की तलाश शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है, क्योंकि उसे स्ट्रोक आने लगे थे, लेकिन वो इन चीजों पर ध्यान न देकर सिर्फ जैनी के पिता को ढूंढने की कोशिश करता है। और काफी दिनों की मेहनत के बाद आखिर उसे जैनी के असली पिता मिल ही जाते हैं, इसलिए वो जैनी को उसके पास लेकर आता है। जैनी बहुत रोती है और फिर दोनों को एक साथ छोड़कर डेविड चला जाता है, जहाँ वो टॉम के साथ शराब पीते हुए सोच रहा होता है कि यार जैनी मेरी बेटी नहीं है, उसके मुंह से पिता सुनने का हक किसी और इंसान के पास है और वो हक मैं उनसे छीन नहीं सकता। यही सोचकर वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन तभी जैनी उसे फोन करती है और उसे पिता कहकर पुकारती है। कहती है, मेरे असली पिता आप ही हैं, जिसने मुझे बचपन से पाला, हर मुश्किल से बाहर निकाला, इतना कामयाब बनाया, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा,
तो कैसे वो इंसान मेरा पिता हो सकता है जो मुझे बचपन में ही छोड़कर चला गया था। आप मुझे ऐसे ही किसी के पास छोड़कर नहीं जा सकते। मैं यहाँ आपका इंतजार कर रही हूँ। आप मुझे कब लेने आ रहे हैं? ओह, ये सुनकर डेविड की आंखों से खुशी के आंसू टपकने लग जाते हैं। थमते ही नहीं, वो जल्दी से बाइक में जैनी को लेने निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में उसे फिर स्ट्रोक आता है और ये स्ट्रोक इतना खतरनाक होता है कि डेविड का एक्सीडेंट हो जाता है। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ जैनी टॉम के साथ उस इंसान के पास जा रही होती है जिसके बारे में टॉम ने कहा था कि वो इंसान मिल चुका है। तो वो असल में कोई और नहीं बल्कि डेविड ही है जो उस एक्सीडेंट के बाद लापता सा हो चुका था। कोई नहीं जानता था कि डेविड कहाँ गया। जैनी और टॉम ने फिर अपनी पूरी जान लगा दी डेविड को ढूंढने में, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि डेविड अब भी जिंदा होगा। इसीलिए वो दोनों उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ के बारे में टॉम को पता चला है, और वो जगह है एक पागल खाना। वहाँ आने के बाद वहाँ की डॉक्टर जैनी को बताती है 10 साल पहले डेविड की हालत उतनी खराब नहीं थी। अगर उसने अपने ऊपर थोड़ा भी ध्यान दिया होता तो आज वो बिल्कुल ठीक होता, लेकिन उसने अपने ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद वो उसे डेविड की एक डायरी दिखाता है जिसमें सिर्फ जैनी जैनी का ही नाम लिखा है। साथ ही वो ये भी बताता है कि डेविड की अब याददाश्त जा चुकी है और वो अब किसी को नहीं पहचानता। अब जैनी और टॉम दोनों डेविड के पास जाते हैं जो खिड़की की तरफ देख रहा होता है, और जैसे ही वो दोनों उसको देखते हैं उसकी आंखें भर आती है, लेकिन डेविड उन दोनों को नहीं पहचान पाता। तभी जैनी को डेविड के मोजे में एक पासबुक मिलता है जिसमें उसकी हर दिन की सेविंग लिखी हुई थी, क्योंकि उसने अपने ऊपर एक भी रुपया खर्च न करते हुए सारे पैसे जैनी की शादी और उसके अच्छे भविष्य के लिए जमा करना शुरू कर दिए थे। इस वजह से वो अपनी बीमारी पर कभी खर्चा नहीं करना चाह रहा था। और ये देखकर जैनी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और डेविड से कहती है, बचपन से आपने मुझे पाला, आज मेरी बारी है कि मैं आपकी याददाश्त वापस लाकर आपको अच्छे से रखूं। और इतना कहकर वो डेविड को गले लगा लेती है। इसको देखकर तो दोस्तों ऐसा लग रहा था कि डेविड भी थोड़ा थोड़ा जैनी को पहचानने लगा है। हम मूवी के आखिर सीन में हम जैनी की शादी का सीन देखते हैं जहां जैनी को इतना ज्यादा खुश देखकर डेविड की सारी यादें वापस आ जाती है, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी जैनी को खुश देखने के लिए लगा दी थी। तब डेविड जैनी को बेटी कहकर पुकारता है और ये सुनते ही जैनी इतना ज्यादा खुश होती है मानो किसी मरे हुए इंसान के अंदर जान आ गई हो, और इस वजह से उसकी शादी की खुशी दोगुनी हो जाती है। जिसके बाद सभी एक फैमिली फोटो क्लिक करवाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। अब दोस्तों आप ये मत कहना कि हमें रोना नहीं आया, मैंने पूरी कोशिश की आपको रुलाने की, लेकिन आई ट्राइड माय बेस्ट। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।